नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चले रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। ये कलयुग है भाई, कलयुग, जहां मंदिर के पैसे तक भी नहीं छोड़े जाते। अब ऐसा ही मामला एक सामने आया है जहां चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और चोर मंदिर में घुसा और मंदिर के दान पात्र में रखे पैसे लेकर फरार हो गया है। आपको बता दें कि मंदिर के दान पात्र से पैसे चुराने वाला चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 स्थित शिव मंदिर में दीवार कूदकर चोर ने मंदिर के दान पात्र तोड़कर करीब 40,000 रुपए चुरा कर वहां से फरार हो गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि रात को मंदिर में एक 25 से 26 साल का युवक मंदिर में घुसते हुए सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। मंदिर के अंदर 5 दान पात्र रखे हुए हैं, जिनमें से चोर 3 दान पात्र को तोड़कर पैसे चुराकर वहां से भाग गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि चोर मंदिर के अंदर 40 मिनट तक यहाँ वहां घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले उसने शिवलिंग के पास रखे दान पात्र को तोड़ने की कोशिश की। जब दान पात्र नहीं टूटा तो उसने दूसरे और दान पात्र को तोड़कर पैसे चुरा कर वहां से फरार हो गया। मंदिर के पुजारी का कहना है कि जब वो मंदिर में आरती करने के लिए पहुंचे तो देखा कि मंदिर के दान पात्र टूटे हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया और इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी को देखकर चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और सीसीटीवी के माध्यम से चोर की तलाश की जा रही है। 30 तारीख को रात को 29 तारीख रात 30 तारीख सुबह रात 1-1:30 बजे करीब जब हमने मंदिर खोलने आया 5 बजे, तो पता लगा कि दोनों दानपत्र, काली मंदिर का दानपत्र और शिव मंदिर का दानपत्र दोनों टूटा पड़ा है। उससे कम से कम लगभग 40-50 हज़ार रुपये करीब ले गया है। और बाकी तो फिर पुलिस वाले आए हैं। सुबह हमने थाना में ये किया, उसके बाद पुलिस वाले आए, फिर एक्सपर्ट आए थे फिंगरप्रिंट लेने के लिए, फिर बाद में एसआई आए थे और क्राइम ब्रांच से भी आए थे सारे लोग। फिर ऐसे फिर बारो सारे हमारा मंदिर वाला, ये काली मंदिर का कमेटी वाला, शिव मंदिर का कमेटी, सारे लोग आए थे। फिर सोच साच करता की खबर की और संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई जबकि बच्ची का हाथ कटा हुआ मिला। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर मौके पर बुलाया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को उनके दामाद ने ही मारा है। आरोपी ने पहले भी एक शादी की हुई थी और तीसरी शादी करने के लिए किसी लड़की के साथ घूम रहा था। इसी बात को लेकर उनकी बेटी को आरोपी ने मार दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये बल्लभगढ़ के आदर्श नगर का है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जबकि उसकी 2 साल की बच्ची के हाथ की नस कटी हुई मिली। समय रहते पुलिस ने बच्ची को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, जहां उसके हाथ में 5 टाँके लगाकर डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। पुलिस की माने तो उनको सूचना मिली थी। उन्होंने जब मौके पर जाकर देखा तो बच्ची का हाथ की नस कटी हुई थी और एक महिला कमरे के अंदर मरी हुई पड़ी थी। उन्होंने परिजनों को भी सूचना दी और मामले की जांच की जा रही है। वहीं मृतक महिला की मां का कहना है कि उसकी बेटी तूने आजाद खान नाम के व्यक्ति से शादी की थी और आरोपी ने पहले भी एक शादी की हुई थी और अब तीसरी शादी करने के लिए वो घूम रहा है। इसको लेकर उनकी आपस में कई बार लड़ाई भी हुई और अब तो उसकी मैं तो यहीं रहूँ 23 सेक्टर में। 23 सेक्टर में? हाँ। तो ये किस कारण, क्या कारण लगता है जो फांसी लगाई? या ने कोर्ट मैरिज करी। अच्छा। और निकाह भी करो। अच्छा। कागज भी है हमारे पास। हाँ। और प्यार से रह रहा है। एक लड़की का चक्कर में 3 महीना से लड़के ले डोल रहा हूँ। अच्छा। एक बीबी आकर घर पे बैठी है और एक यूं ही, अब तीसरी ले डोल रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है उनका जो इनके हस्बैंड है? आजाद। आजाद। हाँ। अच्छा, लड़की के चक्कर से? लड़की के चक्कर में हुई काम सब। अच्छा, क्या लगता है ये आत्महत्या है या कोई वैसे? महिला की डेड बॉडी मिली है जी, हमको सूचना मिली जी। तो वहाँ किसी आदर्श नगर में किसी महिला ने चौहान वाली गली में सुसाइड कर लिया है। और वहाँ गए तो बच्चे का हाथ काट रखा था और डिलीवरी बनी। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी कार्रवाई चल रही है जी। अब जो देखो उसके परिजनों को सूचना दे दी, परिजन भी आ लिए हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बताएंगे कि रिहायशी इलाके में मौजूद ओयो होटल को लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है और इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ ओयो होटल होने से जो अवैध गतिविधियां हो रही है उससे उनके बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और इलाके का माहौल भी खराब हो रहा है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ के रंजीत सिंह एनक्लेव राजा नाहर सिंह पार्ट के स्थानीय लोग पिछले 1 साल से चल रहे ओयो होटल की अवैध गतिविधियों के चलते भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिसके चलते अब स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि इस बाबत पुलिस को शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस कोई एक्शन लेने की बजाय शिकायत वापस लेने की बात कह रही है, जबकि इस होटल की गतिविधियों के चलते उनका और उनके बच्चों का जीना हराम हो चुका है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये वही ओयो होटल है जो बल्लभगढ़ के रंजीत सिंह एनक्लेव राजा नाहर सिंह पार्ट में पिछले 1 साल से चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जहां सुबह से रात तक अवैध गतिविधियां होती रहती है और छोटी छोटी लड़कियां और लड़के यहां आते जाते रहते हैं, जिसका बुरा असर उन पर और उनके बच्चों पर पड़ रहा है। आलम तो ये है कि वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पाते। स्थानीय महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि परेशान होकर वो सब इकट्ठा हुए और इस बाबत उन्होंने पुलिस को भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई, बल्कि पुलिस उन्हें कंप्लेंट वापस लेने की बात कह रही है। गौरतलब है कि शहर में जगह जगह रिहायशी इलाकों में ओयो होटल खुले हुए हैं, जहां दिन भर अवैध गतिविधियां चलती हैं। लड़के लड़कियों का दिन रात आना जाना लगा रहता है, लेकिन मिलीभगत के चलते लोगों की शिकायत पर पुलिस भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही। देखना होगा कि लोगों की शिकायत पर अब पुलिस क्या एक्शन लेती है। अच्छा परिवार बना हुआ है, 25-26 परिवार यहाँ रहते हैं साथ में इकट्ठे, लेकिन पिछले 1 साल से यहाँ पर ये ओयो खुल गया है, जिसकी वजह से घर से बाहर निकलना मुश्किल है। लड़के लड़कियाँ सुबह 7:30 बजे से आ जाते हैं, तो रात 10 बजे तक 11 बजे तक इनका ये चलता है आना जाना। कोई रोक नहीं है, कोई किसी से कुछ कह नहीं सकता, कहो तो उल्टा हमारे ऊपर ही कंप्लेंट्स आती हैं कि आप हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे। इसके खिलाफ हमने कई बार एक्शन लेने के लिए पुलिस में भी कंप्लेन करी है, जिसका भी कोई हल नहीं निकल रहा है। बार बार हम कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, ये पीछे से ही कंप्लेन करने में बंद होंगी। यहाँ टोटल देह व्यापार का चल रहा है अनऑथराइज, जिसका कोई हल नहीं निकलता समझ आ रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि इस चीज़ की सुनवाई हो। माननीय डीसी साहब, एसपी साहब, इन सब से हमारी सबकी गुजारिश है। हम पूरा परिवार सारे यहीं इकट्ठे खड़े हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द बंद किया जाए। मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको और कहाँ रहते हो आप? हम इसी गली में रहते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। यहाँ मतलब होली वाले दिन से पहले भी हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, यहाँ रोज़ ऐसे गंदगी मच रही है। इन्होंने सब ने कंप्लेंट भी कर रखी है, बड़े बड़े कपिल भाई साहब ने भी कह रखा है उनको, जहाँ तक ये कह सके हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले के पास तक हमें कल जाना पड़ गया। इन्होंने कितनी बदतमीजी से गाड़ियाँ आती हैं, गलत तरीके से जाती हैं, और हम बहुत मतलब ये खुलने से हमें बहुत परेशानी हो चुकी है। जब हौसले बुलंद हो और इरादा मजबूत हो तो तूफान भी आगे झुकते नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही सामने दिखा पलवल में भी, जहां जो प्रदर्शनकारी किसान बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उनके सामने तूफान आया और तूफान के सामने भी किसान डटे रहे। तेज आंधी ने उनके तंबू को उड़ा दिया, कुछ को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनमें दृढ़ विश्वास है कि उनकी मांगें मानी जाएंगी। आपको बता दें कि धूल भरी हवाओं के साथ तेज आंधी से किसानों के धरना स्थल पर किसानों द्वारा लगाए गए टेंट उखड़ गए और बहुत से क्षतिग्रस्त भी हुए, लेकिन बावजूद इसके तेज धूल भरी आंधी में भी किसान अपनी मांगों को लेकर धरने स्थल पर अपने दृढ़ विश्वास के साथ बैठे रहे। वहीं अब किसानों ने अपनी अगली रूपरेखा बताते हुए कहा कि जल्द ही कमेटी से बातचीत करने के बाद धरना स्थल पर एक व्यवस्थित तरीके से टीन शेड डालकर एक मजबूत व्यवस्था की जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में धूल मिट्टी आंधी तूफान का किसान आंदोलन पर कोई प्रभाव ना पड़ सके और किसान अपनी लड़ाई को लंबे और मजबूत तरीके से लड़ सके। किसान नेता महेंद्र चौहान, राजेश बहीर व स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती व एमएसपी पर लिखित कानून नहीं बनाती तो किसान अपने ट्रैक्टरों में अपनी फसल को भरकर दिल्ली में संसद भवन जाकर अपनी फसल को वहीं पर बेचेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते किसानों से वार्तालाप तक नहीं कर रही। ऐसी हठधर्मिता के चलते घमंडी सरकार को इसके विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कमजोर समझने वाली सरकार को आगामी चुनाव में किसानों का समर्थन नहीं मिलेगा। ये सरकार की हठधर्मिता पर एक गहरी चोट होगी। उन्होंने कहा कि फसल की कटाई की वजह से धरना स्थल पर किसानों की संख्या में कमी आई है, लेकिन 2 हफ्ते में फसल की कटाई होने के बाद किसान धरना स्थल पर वापसी करेंगे, जिससे किसान आंदोलन फिर से मजबूती से चलेगा और उसको बल भी मिलेगा। इसके बाद आंदोलन लगातार मजबूती के साथ जारी रहेगा। देखिए, हमने इस फसल के समय में फैसला किया है, जो किसान फसल का काम करेगा उसकी जगह पर उस गांव के बुजुर्ग और नौजवान जो फसल में काम नहीं करते वो ज़्यादा संख्या में आएंगे। और इसलिए हमने इस इलाके में 2 टीमें बना दी हैं। जो 2 टीमें हैं उनमें 7-7 व्यक्ति हैं। इसमें किसान संघर्ष समिति के सारे साथी हैं। वो दोनों टीमें रोज़ाना इस धरने के समय से पहले जाके 2-3 गाँव में जाती हैं और वहाँ सभी गाँव के लोगों को इन कानूनों के बारे में बताते हैं और धरने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनसे समर्थन मांगते हैं। और हर गांव में जहां भी हम जाते हैं सभी लोग हमारे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हैं और हमें भरोसा दिलाते हैं कि चाहे फसल का मौसम हो। बीच में अब किसानों का काम प्रारंभ हो गया, खेती में किसान बिजी है, उस कारण से कुछ संख्या हमारी कम हो सकती है, लेकिन हमारा मनोबल कम होने वाला नहीं है। मनोबल उतना ही है और ज़्यादा मनोबल बढ़ा हुआ है। किसान खेत में कार्य भी करेगा और धरना पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और इस सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा। और जब ये फसल का काम लगभग 2 सप्ताह में पूरा हो जाएगा, उसके बाद किसान और अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे। ये आंदोलन, ये धरना, ये प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। आज स्वामी जी ने भी कहा हमारा आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला है और इसमें कोई ऐसा पक्का इंतजाम किया जाएगा जो टीन वगैरह इसमें डाली जाए। कल जितने भी कमेटी के मेंबर हैं उनको बिठा के यहाँ पे पक्का इंतजाम करने का काम करेंगे और वो टीन डलवाएं या कुछ और सेट डलवाएं। जिस तरीके से कमेटी का आदेश होगा उस तरीके से यहाँ पे उचित चीज़ें करवाने का काम करेंगे। और बिल्कुल भी अब ये तो ईश्वर की लीला है, इन दिनों में जब फसल का टाइम होता है आंधी तूफान आते रहते हैं। चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। देश के प्रधानमंत्री द्वारा जिस पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, उसी पानीपत में महिलाओं और बच्चों भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, ताजा मामला पानीपत के मॉडल सांस्कृतिक स्कूल का है, जहां पर बीते दिन एक 9वीं कक्षा की छात्रा को स्कूल के बाहर अज्ञात लोगों ने घसीटने का घिनौना काम किया। वहीं साथी छात्राओं ने 9वीं कक्षा की छात्रा को छुड़वाया और आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद स्कूल की छात्राओं में दहशत का माहौल है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल को जब पूरी घटना बताई गई तो उन्होंने पुलिस को इस मामले में जांच दी और लिखित रूप से उन्होंने जांच दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जीटी रोड स्थित थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर बने स्कूल में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और इससे पहले भी स्कूल के बाहर कई बार वारदातें हो चुकी है। प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी दी है कि स्कूल के बाहर पुलिस पीसीआर व पुलिस की गश्त को बढ़ाया जाए, लेकिन हालात आपके सामने हैं। किस तरह से 9वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई और वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी मौके से फरार भी हो गया। परसों हमारे स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ एक घटना हुई। स्कूल के बाहर ही छुट्टी के समय वो बच्ची अपने घर जा रही थी, तो ये जो जीटी रोड, ये असंध रोड की तरफ वाला जो गेट है उसके पास किसी अजनबी व्यक्ति ने उसको घसीटने की कोशिश की, लेकिन समय पर उसके साथ उसकी दूसरी छात्राएं, कक्षा की छात्राएं मौजूद थी। उन्होंने उस बच्ची को खींचकर सुरक्षित रखा। मामला मेरे तक आया। हमने कोशिश की उन बच्चों को उससे पता लेने की, लेकिन हम वहाँ तक तो पहुँच नहीं सकते हैं। तो फिर बच्ची ने जो हमें एप्लीकेशन दी उसके आधार पर हमने वो मामला थाना सदर को, बस स्टैंड को हमने रेफ़र कर दिया फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। और अब उन्हीं के बच्चे को हमने सुरक्षित घर पर पहुंचाया। और जहाँ तक विद्यालय की बात है, हमने स्कूल में ईव टीजिंग कंप्लेंट रिड्रेसल कमेटी का गठन किया है। उसमें महिलाएं जो हमारी टीचर्स हैं, वरिष्ठ भी हैं और यंग भी हैं,
और हमारे जो दूसरे वरिष्ठ साथी हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको हमने इसका एक सदस्य बनाया है। उनको गाइडलाइंस भी दी हैं ताकि इस तरह की घटनाएं स्कूल में मत हों, हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। क्योंकि देखिए बच्चियों के मन में भी डर पैदा हो जाता है। मैं जो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि माता पिता क्या करते हैं, कहते हैं जी हमें तो अपनी बच्ची की सुरक्षा चाहिए, हम अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे, उसको सिलाई सिखा देंगे। तो ये जो संदेश समाज में जाना ये बड़ा घातक है। और एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। जब हमारी बेटियां स्कूलों में या सड़क पर चलते हुए सुरक्षित नहीं रहेंगी तो बड़ी विडंबना और चिंताजनक बात है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी चाहूँगी कि अगर कोई सुरक्षा। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। पानीपत में गर्भपात की दवा का डिलीवरी बॉय स्वास्थ्य विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया है, जो कि फोन कॉल पर ही ग्राहकों को 500 रुपए में एमटीपी किट पहुंचा देता था उनके बताए गए पते पर। पानीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक ऐसे कोक के कातिल को रंगे हाथों पकड़ा है जो मात्र 500 रुपए में गर्भपात कराने की दवा देता था। इतना ही नहीं, ये डिलीवरी बॉय कॉल पर ग्राहकों के बताए हुए पते पर जाता और वहां 500 रुपए में वो दवा पहुंचा देता था। स्वास्थ्य विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली और टीम ने नकली महिला ग्राहक के जरिए युवक से संपर्क किया। बताए हुए पते पर जब युवक एमटीपी किट लेकर पहुंचा तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड मारी और युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो हमने फिर एक ग्राहक प्रेग्नेंट लेडी थी हमारे पास, उसको फर्जी ग्राहक के तौर पे उसके पास भेजा, उससे बात करी तो उसने आज का समय दिया था जो दवाई देने के लिए और मौके पे पकड़ लिया गया। जगह पे बुलाता था एक और वहाँ पे पैसे लेके और फिर वो दवाई प्रोवाइड करता था। तो आज उसको मौके पर ही दवाई और पैसों के साथ पकड़ा गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एफआईआर की कॉपी एफआईआर करा दी गई है और उस पर चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पानीपत के लघु सचिवालय में करीब 1 साल के बाद कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण कष्ट निवारण समिति की बैठक कई बार कैंसिल हुई, लेकिन अब की बार बैठक में 15 से ज्यादा समस्याएं सुनी गई और समाधान भी किए गए। इसके साथ ही करीब 20 नई समस्याएं सामने आई है। इनका निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं व सरसों की फसल की खरीद का प्रोसेस शुरू हो चुका है। किसान की फसल का एक दाना खरीदा जाएगा। चारों एजेंसियां तमाम मंडी के अंदर खाका तैयार कर रही हैं। डीसी की अध्यक्षता में किसी भी तरह की वारदात में कमी नहीं आने दी जाएगी। आढ़तियों को 2.5% कमीशन दिया जाएगा। जो भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत रजिस्ट्रेशन करवाता है उनकी ही फसल किसानों की खरीदी जाएगी और डिजिटल पेमेंट की जाएगी। ये इंडिया में एक मॉडल होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि हरियाणा से अलग राज्य के किसान की फसल की खरीद भी हरियाणा में हो रही है, वो पूछना चाहते हैं जब सरकार कानून के तहत आज़ादी दिलाना चाहती थी तो किसानों को भ्रमित करने का कार्य कर रहे थे। फिर भी उन्होंने दावा किया कि अन्य राज्यों से 10,000 से ज़्यादा किसानों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मई के 20 तक किसानों का एक दाना खरीदने का काम किया जाएगा। जिन किसानों के जी फार्म स्वीकार हो गए हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर पेमेंट उनके खाते में डाल दी जाएगी। पूरा उतारने का काम किया और आने वाले भविष्य में ये जो भाईचारा है इस भाईचारे को और मजबूत किया जाएगा। और हमने तो तमाम मंडियों को हर तरह की सुविधा के साथ घेरअप किया है। बाकायदा तमाम मंडियों पे एसओपी हमने जारी करे हैं कि कौन कौन से विभाग के अधिकारी, कौन कौन से हमारे परचेज एजेंट हो या किसान, उनको कोई दुविधा है तो उस एसओपी को फॉलो करी जाए। उसका पीडीएफ फॉर्मेट भी हम आज संडे तक पूरी तौर पर पब्लिश कर देंगे कि हर एक के मोबाइल में ये व्यवस्था हो कि प्रोक्योरमेंट में अगर कोई दिक्कत आती है, चाहे वो ई खरीद की वेबसाइट पे हो, चाहे मार्केट कमेटी के कोई सॉफ्टवेयर में हो, तो एसओपी फॉलो कर उससे तुरंत निपटारा जाए। किसान आंदोलन का समाधान कब निकलेगा सर? कैसे? ये आप मेरे से मत पूछो, ये उन 40 नेताओं से पूछो जो हजारों की संख्या में किसानों को दिल्ली लेकर गए और पिछले 2.25 महीने। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागरिक अस्पताल में एआरटी यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया गया। इससे पहले 2 बार उद्घाटन करने का कार्यक्रम बनाया गया था, लेकिन किसी न किसी कारणवश इसे स्थगित करना पड़ा। इससे पहले 27 मार्च को भी पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। टीवी स्क्रीन लगाने के साथ बैनर और पोस्टर भी बनाए गए थे, लेकिन ऐन मौके पर उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा इसका वर्चुअल प्रक्रिया से उद्घाटन किया गया। प्रदेश के 7 जिलों में ART सेंटर का उद्घाटन किया गया। रेवाड़ी के अलावा बहादुरगढ़, हिसार, कैथल, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र में एक साथ इन सेंटरों का उद्घाटन किया गया। नागरिक अस्पताल के पुराने भवन के ऑपरेशन थिएटर के सामने ART सेंटर बनाया हुआ है। इस सेंटर के उद्घाटन होने के बाद HIV के संक्रमित का उपचार और HIV के वायरस रेट्रोवायरस की पहचान नागरिक अस्पताल में अब हो सकेगी। उनको ट्रीटमेंट देने के लिए सेंटर ये खोला गया और ये सौगात हमारे जो मरीज़ हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं किसी कारणवश भी, उनके लिए सहूलत, परेशानी कम करने के लिए और उच्चतम ट्रीटमेंट देने के लिए आज करा गया। हम धन्यवाद करते हैं अपने पूरे रेवाड़ी टीम की तरफ से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का कि ये ART सेंटर बहुत ज़रूरत थी हमारी रेवाड़ी के लिए, इन मरीज़ों के उपचार करने के लिए, उनकी दुविधा कम करने के लिए। तो उन्होंने हमारी मांग पूरी करी और हमारा ये सेंटर स्टार्ट किया। पहले किस तरह से चलता था सर? मैं बताऊँ, जो हमारे पेशेंट हैं इस बीमारी से जो पीड़ित रहते हैं, उनकी जो बेसिक टेस्टिंग होने के बाद उनकी आज से पहले हम रोहतक भेजते थे। रोहतक में जाके उनकी जो बीमारी किस स्टेज पे है, कितना उनका जो बीमारी के लक्षण कितने अंदर फैले हुए हैं, उस हिसाब से उनकी स्टेजिंग करी जाती थी, उनकी ट्रीटमेंट डिसाइड करते थे। ट्रीटमेंट डिसाइड करने के बाद रोहतक से वो मरीज़ हमारे पास आता था और उसके आगे का जो ट्रीटमेंट था वो हमारे यहाँ रोहतक में चलता था, रेवाड़ी में। पर इस सेंटर के उपलब्ध होने की वजह से हम अब जो टेस्टिंग है, उसकी जो स्टेजिंग है और जो ट्रीटमेंट है, सारे के सारा हम यहीं से करेंगे रेवाड़ी से। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच कोविड टीकाकरण अभियान और जोर पकड़ने लगा है। 45 से अधिक आयु वर्ग के सभी नागरिक कोविड का टीका लगवा सकेंगे। जिले में ऐसे 1,30,000 के करीब लोग हैं जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच में है। फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र में जाकर कोविड का टीका लगवा सकते हैं। अभी तक सिर्फ 60 साल से अधिक के लोगों को ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा था। जिले में कुल 50,000 नागरिकों ने कोविड के टीके लगवाए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए नागरिक अस्पताल रेवाड़ी कोसली के साथ सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्था की गई है। नागरिक अस्पताल में 1 अप्रैल को आयोजित विशेष टीकाकरण शिविर को लेकर तैयारियां की गई और अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील माही ने बताया कि 45 साल से ऊपर के सभी लोग अस्पताल में आकर टीका लगवाएं। जो भी हमारे रेवाड़ी की जनता 45 वर्ष से ऊपर है जिसकी उम्र, उसको कोई बीमारी है, अंडरलाइन कोमॉर्बिड इलनेसेस है या नहीं है, इसको इग्नोर करके ऑल 45 प्लस वाले आज हमने एलिजिबल गवर्नमेंट ने करे हैं, हम उनको वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं। तो तकरीबन हमारे जो आज की वैक्सीनेशन करने के लिए जो हमारा टारगेट है, ये 15-16 हज़ार के आसपास हम लगाएंगे आज। और इस टारगेट पूरा करने के लिए हमने जो साइट्स क्रिएट करी हैं पूरे रेवाड़ी ज़िले में, 43 साइट्स हमारी गवर्नमेंट में हैं और 9 हमारी प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, हॉस्पिटल में। जहाँ भी कोई बेनिफिशियरी लगाना चाहे, बिना किसी संकोच के, बिना किसी इनकन्वीनियंस के जाके अपना वहाँ जाए, अपने को रजिस्टर करवाए और अपना वैक्सीनेशन ले जी। और ये बताना चाहूँगा कि जैसे 16 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन ड्राइव शुरू करी थी हमारे रेवाड़ी ज़िले में, तब से लेके आज तक तकरीबन 50,780 के आसपास हमने वैक्सीन कवर कर चुके हैं। और मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए।